Good morning everybody. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS केलावत। देखिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। और चैप्टर नंबर 2 पर अभी तक हम 5 लेक्चर कर चुके हैं और आज का लेक्चर नंबर 6 होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गाउस लॉ और उसका जो प्रूफ है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन और अभी तक हम 5 लेक्चर इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब अभी तक हम बेसिक पढ़ चुके हैं और गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ने के पहले आपको जो मैंने बेसिक लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और क्या क्या टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपकी कंप्लीट है तो आप गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन को इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आई होप सो आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि इस सेकंड चैप्टर पर अभी तक हम 5 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, और उसमें हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो अगर आपको अपने कंसेप्ट अच्छे करने हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं। और जहां तक पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स की बात है तो वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हैं और जिन बच्चों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया उनको भी मैंने बता दिए हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो वो भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप वीडियोस को अच्छे से देखें, एनालिसिस करें, नोट्स बनाएं और उसको पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में देखो, है ना, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि 12th क्लास का जो सिलेबस है वो कुछ इसी पैटर्न का है कि अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ोगे तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है बाद में। ठीक है, तो आप रैंडम कोई भी लेक्चर उठा के देखने की कोशिश ना करें, आप सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर को 1 by 1 देखें। ठीक है, तो देखिए और एक और बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी वीडियोस आप तक पहुंचते हैं तो प्लीज उसको आप शेयर भी करें कि जितने ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। क्लियर है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो ये भी आप जरूर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ। ठीक है, तो गाउस लॉ को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और वो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। 3 टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको आने चाहिए। ये अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ही आप गाउस लॉ या उसके आगे वाले जो भी टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में वो आप पढ़ पाओगे। एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के एरिया हो सकते हैं। एक आपका ओपन एरिया हो सकता है, ओपन सरफेस हो सकती है, और एक आपकी क्लोज सरफेस हो सकती है। ठीक है, अच्छा, एरिया वेक्टर का मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मींस इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का तो हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो भी होगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्शन की बात है तो ओपन सरफेस में डायरेक्शन किधर होती है। देखो अगर ये 2D सरफेस, ये आपको जो सरफेस दिख रही है वो इस व्हाइट बोर्ड पे कुछ इस तरह से रखी गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस तरह से बना देता हूं, इसको कुछ इस तरह से रखी गई है। क्लियर है, अगर इसका एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब इसका अगर एरिया है तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी। तो अगर ओपन सरफेस है तो डायरेक्शन ये भी पॉसिबल है और डायरेक्शन ये भी पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ही आपके पास कोई नोटबुक का कोई पेज है तो अगर इसका एरिया है तो इसकी डायरेक्शन ये भी पॉसिबल है और इसकी डायरेक्शन ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो बोथ द साइड और परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के डायरेक्शन। सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी पॉसिबल है और सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी पॉसिबल है। तो ओपन सरफेस में ये दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। अच्छा, ये एन कैप मैंने क्या लिखा है तो ये यूनिट वेक्टर है। क्या है एन कैप का मतलब, क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, जो आपको क्या बताएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। मतलब एरिया की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बताएगा। यूनिट वेक्टर इट मींस उसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है और ये आपको डायरेक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करती है। क्लियर है, अब बात करेंगे हम
बाउंड सरफेस के बारे में या क्लोज सरफेस के बारे में। बाउंड सरफेस या क्लोज सरफेस ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में हमारे पास जो गाउसियन सरफेस आएगी हम बताएंगे क्या होती है। वो गाउसियन सरफेस क्लोज होने वाली है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है क्यूब दिख रहा है या कोई सिलेंडर दिखेगा या कोई कोन दिखेगा, ये आपकी क्लोज सरफेसेस कहलाती है। अब क्लोज सरफेस में देखो इसकी ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस है, ये सरफेस है। तो सर इनकी डायरेक्शन किधर है? इनके भी तो एरियाज हैं। तो इन जैसे ये सरफेस आपको दिख रही है ए बी सी डी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, आउटवर्ड होगी, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। अंदर की साइड डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। क्लोज सरफेस जो होगी उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। अगर सपोज ये वाली सरफेस ले ली तो पी क्यू आर एस, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको एरिया वेक्टर के बारे में तो पता चल गया होगा क्या होता है। और हमारे इस चैप्टर में जो भी सरफेसेस आएगी वो आपकी बाउंड सरफेस आएगी या क्लोज सरफेस आने वाली है। ठीक है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये अगर सपोज आपके पास एरिया है, ये एरिया हो गया 1 यूनिटी एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लो। यहां से परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, तो इस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स हो जाएगा आपके पास ई डॉट डी एस, या इसको लिख सकते हैं हम ई डी एस कॉस थीटा। मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दिख रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बन रहा देखो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर विथ अ यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया। मतलब किसी यूनिट एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है परपेंडिकुलर, वो इस एरिया से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में बताएगी। और फ्लक्स क्या होता है देखो, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर स्केलर होता है तो बीच में क्या आएगा? डॉट आएगा। और डॉट को जब आप एक्सपांड करोगे तो ईडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर विथ यूनिट एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, ओके। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पढ़ चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह से थे। एक हमारे पास था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक हमारे पास था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक हमारे पास था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और ये अगर आपको नहीं आएंगे तो हम गाउस लॉ में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो किसी लाइन के अलोंग या किसी सरफेस पे या किसी वॉल्यूम के अंदर अगर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो जैसे ये लाइन है, इस पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट है, ये अगर कोई सरफेस है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक एरिया है, ये कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हमारे 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे। ठीक है। लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये तीनों टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और देखो लेमडा बराबर क्या होता है? तो डी क्यू अपॉन डी एल। सिग्मा बराबर क्या होता है? तो डी क्यू अपॉन डी ए। और रो बराबर क्या होता है? तो डी क्यू अपॉन डी वी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाउस लॉ। ठीक है। देखिए गाउस लॉ में स्टार्ट कर रहा हूं। गाउस लॉ क्या बताएगा? देखो आप फ्लक्स के बारे में आपको पता है, फ्लक्स के बारे में कूलम्ब्स ने भी बताया है। और फ्लक्स का फॉर्मूला कूलम्ब ने जो दिया था वो क्या दिया था? ईडीएस कॉस थीटा। मतलब अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ई इंटू डी एस कॉस थीटा हम यूज करेंगे और हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। अब इसमें गाउस आपको बताएगा कि आप कैसे इजीली फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है उसके बारे में आपको बताएगा गाउस। ठीक है। तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा उसके बारे में हमको गाउस बताएगा। ठीक है। और गाउस लॉ जो होता है वो कूलम्ब्स लॉ के सिमिलर होता है, या जो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कूलम्ब्स लॉ निकाल के देता है। और कॉम्प्लेक्स जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे उसके लिए जहां हम कूलम्ब्स लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज नहीं कर पाएंगे वहां हम गाउस लॉ करेंगे। गाउस लॉ आपको फ्लक्स निकालने का एक इजी मेथड देगा। मतलब आप देख के बता सकते हो कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। और
किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो भी आपको कौन बता देगा? गाउस लॉ इजी तरीके से आपको बता देगा। ठीक है, तो देखिए गाउस लॉ इज जस्ट सिमिलर टू द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो काम कूलम्स लॉ का होता है वो का वो गाउस लॉ का हो जाएगा। क्लियर है? गाउस लॉ इज टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। दिस सरफेस इज मे बी रियल एंड इमेजिनरी, इट इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस। मतलब गाउस लॉ क्या बताएगा? तो देखिए अगर कोई क्लोज सरफेस होगी और उस क्लोज सरफेस के बीच में अगर कोई चार्ज रखा गया होगा तो उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसके बारे में बताएगा गाउस लॉ। ठीक है, अच्छा एक और बात कि किसी बॉडी पर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अगर वो लीनियर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी भी बॉडी पर, और उसके कारण आपको किसी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वहां पर भी हम गाउस लॉ का यूज करेंगे। तो हम गाउस लॉ आपको फ्लक्स कैसे निकालते हैं वो बताएगा, और उसकी हेल्प से हम गाउस लॉ की हेल्प से हम किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं गाउस लॉ का स्टेटमेंट और इसको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए अब गाउस लॉ का स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है गाउस लॉ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed that surface। क्या कहता है कि जैसे कि ये कोई चार्ज है, सपोज ये कोई चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर आपने क्या किया, ये आपने क्लोज सरफेस बना ली। क्या बना ली? एक क्लोज सरफेस, एक इमेजिनरी मैंने क्लोज सरफेस बना ली, और इस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गाउसियन सरफेस। क्या कहते हैं? गाउसियन सरफेस। तो गाउस क्या कहता है? गाउस कहता है कि अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यों चार्ज रखा गया है तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होगी, समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होगी। अब आपको देखो यहां पर अगर आप एक ds एरिया ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगी और ये आपके पास ds वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो यहां से एक फ्लक्स पास होगा d फाई, इस तरह से यहां से भी एक फ्लक्स डी फाई पास होगा। तो टोटल इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? टोटल इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो गाउस कहता है कि इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्या होता है? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यही मैंने यहां पे डेफिनेशन लिख रखी, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा गया है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। तो ये आपको फ्लक्स का फॉर्मूला दिया है गाउस ने। ठीक है, जहां पर फाई ही हो जाएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, क्यू हो जाएगा चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर के चार्ज से कोई लेना देनी, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो चार्ज यहां पे रखेंगे। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाउस लॉ का स्टेटमेंट। बड़ा इजी स्टेटमेंट है कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, ये है गाउस लॉ का स्टेटमेंट। मतलब गाउस लॉ आपको क्या बता रहा है? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा इसका स्टेटमेंट और ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला अगर गाउस लॉ के अंदर अप्लाई करना है तो वहां हम क्या यूज करेंगे? ये वाला सिंबल यूज करेंगे और उसके साथ रखेंगे ईडीएस कॉस थीटा या ई डॉट डीएस लिख लो। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों सेम ही चीज हो गई कि नहीं होगी? देखो नॉर्मल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ईडीएस, ई डॉट डीएस।
अभी हमने ये वाला सिंबल यूज किया, ये वाला क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। क्लोज सरफेस इंटीग्रल, देखो क्लोज का मतलब ये क्लोज सरफेस के लिए काम करेगा गाउस लॉ। तो ये जो राउंड दिख रहा है दैट इज क्लोज, एस का मतलब सरफेस हो जाएगी और ये हो जाएगा आपके पास क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लोज सरफेस इंटीग्रल का ये सिंबल यूज करना होगा। ये दोनों फॉर्मूले आप इक्वल रख सकते हो। तो फाइनली जो गाउस लॉ का जो फॉर्मूला बना वो हमारे पास क्या बन गया, फाई ई बराबर या तो आप लिखो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख लो आप ई डॉट ds। क्लियर है, ये आपके पास गाउस लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। फ्लक्स जो होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके। तो ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब हम कुछ बातें इसके अंदर से और देखते हैं कि अगर मैं क्यू की पोजीशन चेंज कर दूं, है ना, और मैं इस गाउसियन सरफेस की शेप को बदल दूं तो क्या फ्लक्स में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको गाउस लॉ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो मैं आपको 3 डायग्राम बना रहा हूं यहां पर और आपको मुझे आंसर्स बताने हैं। यहां पर मैंने एक क्लोज सरफेस लिया है, ये मैंने एक क्यूब लिया है, ये एक क्लोज सरफेस ही तो है। ओके, यहां पर मैंने एक सिलेंडर लिया है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, और यहां पर मैंने एक कॉन ले लिया है, ये भी क्लोज सरफेस है। अगर इन क्लोज सरफेस के अंदर यहां पर भी मैंने प्लस क्यू रखा, यहां पर भी प्लस क्यू रखा और यहां पर भी प्लस क्यू रखा, अब आप मुझे बताओ कि इन क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स कितना है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर ये क्लोज सरफेसेस हैं तो इससे पास होने वाला फ्लक्स, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको गाउस लॉ का स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। गाउस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर रखे गए चार्ज, अंदर कितना रखा है, प्लस क्यू चार्ज, उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। तो ये हो गया इसका फ्लक्स। इसमें गाउस लॉ अप्लाई करो, इसका फ्लक्स क्या होगा, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसमें भी अप्लाई करो, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ठीक है, सब में फ्लक्स सेम आया। इसका मतलब क्या हो गया, फ्लक्स डज नॉट, एक लाइन लिख रहा हूं मैं, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन गॉसियन सरफेस, अपॉन शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है उस पर डिपेंड फ्लक्स नहीं करेगा। किसी भी तरह की सरफेस हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, चाहे वो असिमेट्रिकल हो, या किसी भी तरह की शेप होगी, किसी भी तरह की सरफेस होगी, जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इस पे डिपेंड करेगा। फ्लक्स इज ओनली डिपेंड चार्ज विद इन द सरफेस, फ्लक्स इज ओनली डिपेंड्स चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रख लो कि फ्लक्स जो होगा वो सिर्फ उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा गया उस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें अपन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बना सकते हैं। मैं आपसे ये पूछ लूं, अगर देखिए अगर मैं यहां बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स बना रहा हूं, आपको मुझे टोटल फ्लक्स बताना है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया बताओ, ठीक है, मैंने आपको ये 3 क्लोज सरफेस बनाई है। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, ये क्लोज सरफेस है सारी की सारी। ठीक है ना, क्लोज सरफेस है, एक स्फीरिकल शेप मान सकते हो आप। ठीक है, एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्जेस रखे गए, मैं आपको इसका फ्लक्स पूछ रहा हूं। तो देखो पहले के अंदर क्या यूज करोगे बताओ, फ्लक्स बताओ क्या होगा, लिख लिया आपने। देखो फ्लक्स क्या हो जाएगा,
क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा गया, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, तो फ्लक्स कितना आ गया 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई कितना हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 आ गया फ्लक्स। तो टोटल चार्ज क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाएगा। इसके अंदर फ्लक्स कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज कितना है 3q माइनस 1q और प्लस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 और 3 7 माइनस 1 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ, इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर माइनस 4q माइनस 2q माइनस 3q प्लस 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2q से 2q कैंसल, तो फाई ई कितना हो गया माइनस 7q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्लियर है ना? तो ये फ्लक्स है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि फ्लक्स जो है वो अंदर रखे गए चार्ज पर डिपेंड करता है। ये एग्जांपल इसके हो गए। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, वो मैंने शेप को लेके बताया, मैंने शेप को चेंज किया था, फिर भी फ्लक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको इससे रिलेटेड और बताता हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए, तो कुछ एग्जांपल हम और देखते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और यहां पर कोई चार्ज रखा गया है। ध्यान से देखना। अब देखिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी इस तरह से। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस क्लोज सरफेस से, ये सर्कल नहीं है, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, गाउस का स्टेटमेंट बताओ, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए चार्ज का Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। मुझे बताओ क्या इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो फ्लक्स कितना आएगा 0। फाइन, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस क्या क्या आपके दिमाग में आने चाहिए, देखो फ्लक्स की डेफिनेशन अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर विथ यूनिट एरिया, या किसी एरिया से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो उसके लिए फ्लक्स होता है। अब देखिए यहां पर ध्यान दिए, यहां से देखो, यहां पर भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है। ठीक है, तो ये सारी सरफेसेस हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो यहां पर भी एक फ्लक्स होएगा जिसको मैं दे रहा हूं इनकमिंग फ्लक्स। ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, यहां की सरफेस, तो इसके लिए भी एक फ्लक्स आएगा जिसको मैं दे रहा हूं फ्लक्स आउट। ठीक है, जाने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स 0 क्यों हुआ, इसका पहला आंसर हो जाएगा फ्लक्स इनकमिंग इज इक्वल टू फ्लक्स आउट गोइंग। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, इसीलिए फ्लक्स 0 है। ये इसका परफेक्ट आंसर हो गया। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि सर ये जो फ्लक्स है, यहां पर देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में दिखेगी, और यहां आप देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर दिखेगी। तो फिर फ्लक्स बराबर कैसे है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और यहां पर दूर दूर है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स और आउट गोइंग फ्लक्स बराबर कैसे है, तो देखो अगर आप फ्लक्स की डेफिनेशन देखो तो इसका आंसर देखो ईडीएस कॉस थीटा होता है। तो फ्लक्स थीटा अगर परपेंडिकुलर मान लेते हैं तो देखिए फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ई एंड डीएस पर। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इनकमिंग फ्लक्स में इस साइड में क्या होगा और उस साइड में क्या होगा, दोनों की बात देखो। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ, तो मगर देखो इसका एरिया वेक्टर भी तो स्मॉल होगा, ये सारी फील्ड लाइन पास पास में जा रही है, तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर या फिर सरफेस एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। आप इस साइड में आपको देखो, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वीक हो गया, मगर देखो इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा हो गया, तो यहां पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बैलेंस हो जाएंगे ना।
इन दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो आपका एरिया वेक्टर, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो आपका यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है। इसी वजह से आपका जो क्लोज सरफेस के बाहर अगर चार्ज रखा गया है तो इनकमिंग फ्लक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आउट गोइंग फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए जो गाउस लॉ के अंदर मैंने आपको बताई है। मतलब गाउस लॉ जो होता है वो क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स के बारे में बताता है, क्लोज सरफेस, है ना। दूसरी बात कि वो जो होता है वो गॉसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता। वो जो गॉसियन सरफेस होती है वो इमेजिनरी हो सकती है और रियल हो सकती है। ठीक है, दूसरी बात फ्लक्स जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा गया, उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, वही हो जाएगा उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। अच्छा, दो छोटे से क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर ये आपके पास, ये अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है और इधर आपके पास ये एक क्लोज सरफेस, ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आती है और यहां से ज्यादा निकल रही है, देखो, ठीक है, और इस साइड में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास हो रही है और इस साइड से कम निकल रही है, तो मुझे आपको यह बताना है कि इसके अंदर कौन सा चार्ज होगा, इस सरफेस के अंदर कौन सा होगा, इस सरफेस के अंदर कौन सा होगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 आई तो अंदर अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐड हो जाएगी, तो 2 ये और ये इसकी जो 2 हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। तो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखना आपको। अगर जो इनकमिंग फील्ड लाइन अगर वो कम है और आउटगोइंग फील्ड लाइन अगर ज्यादा है तो क्लोज सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज होगा। अगर इनकमिंग फील्ड लाइन ज्यादा है और आउटगोइंग कम है तो अंदर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 2 फील्ड लाइन होगी, ये माइनस क्यू के पास चली जाएगी और बची हुई 2 लाइंस आगे निकल जाएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, अगर ऐसा इस तरह का कोई डायग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन से चार्जेस रखे गए होंगे। आपको पता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलती है और माइनस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड आती है। ठीक है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होकर माइनस पर एंड हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी मैंने जो आपको बताया है गाउस लॉ का स्टेटमेंट बताया है और मैंने आपको गाउस लॉ के स्टेटमेंट को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल को लेके हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो गाउस लॉ ने जो बता रहा है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज रखा गया है तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो अंदर रखे गए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये हमको प्रूव करना है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको प्रूव करेंगे। अब इसके प्रूफ मैं आपको 2 तरीके से इसके प्रूफ बताऊंगा। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरह के प्रूफ दे रखे हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक आपको मैं सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लूंगा, क्योंकि शेप पर डिपेंड नहीं करता ना, पास होने वाला फ्लक्स गॉसियन सरफेस पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता ना। तो हम 2 तरह के लेंगे, 2 तरह की गॉसियन सरफेस को लेके प्रूव करेंगे। एक हम लेंगे सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस और एक लेंगे हम आर्बिट्रेरी या असिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। और दोनों के लिए जो गाउस ने जो कहा है वो जस्टिफाई होना चाहिए, तो हम उसको वहां से दोनों गॉसियन सरफेस को लेके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आप ये कॉपी करो, फिर हम देखते हैं गाउस लॉ का जो प्रूफ है वो देखते हैं। तो देखो, अब हम देखेंगे गाउस लॉ का प्रूफ देखेंगे, और गाउस लॉ का प्रूफ हम 2 तरीके से देखने वाले हैं। जो पहला जो तरीका है इसमें हम क्या लेके चल रहे हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखो, अगर ये कोई क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के चारों तरफ आर रेडियस का आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/ε0 टाइम्स। इसको मैंने सिमेट्रिकल सरफेस क्यों बोला, देखो, तो इस O चार्ज से इस सरफेस की डिस्टेंस कैपिटल आर है या नहीं है, तो सब जगह डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। ठीक है, तो अगर अंदर क्यू चार्ज रखा गया है तो इसका जो फ्लक्स आएगा वो कितना आना चाहिए, Q/ε0 टाइम्स आना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो, let a charge Q and draw a symmetric spherical
गॉसियन सरफेस अराउंड क्यू। ठीक है, इस क्यू के अराउंड आर रेडियस की एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। हमको क्या कैलकुलेट करना है? क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे देखो, तो पूरी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स एक साथ नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करेंगे, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हो जाएगी आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो एरिया, अगर ये एरिया वेक्टर है, स्मॉल एलिमेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो ds और E के बीच का जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर कोई स्पेरिकल सरफेस है और चार्ज अगर सेंटर में रखा गया है, तो ds और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? हमेशा 0 डिग्री होगा। आगे कभी भी आएगा तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ds और E के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर डिस्टेंस हो गई r, तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ ds से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो देखो, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ds ऑन सरफेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ds एलिमेंट लेंगे सरफेस पर, विच इज एट डिस्टेंस r, जो कितने दूर है? एट डिस्टेंस r फ्रॉम o, जो o से कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर है। ठीक है, देखिए, इफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ds, लेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ds कितना हो जाएगा? d फाई हो जाएगा। ठीक है, दैट इज E डॉट ds विच इज E ds cos थीटा। ठीक है, और आपको दिख रहा है कि E और ds के बीच में थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो d फाई E का फाइनली फॉर्मूला आ गया हमारे पास E ds। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इस क्लोज सरफेस से पास इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो d फाई E हो जाएगा, दैट इज E ds। अब हमको E निकालना है, तो E कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बताओ, है ना। ड्यू टू चार्ज प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इज कितनी हो जाएगी बताओ? KQ बाई आर स्क्वायर। क्या होती है? KQ बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कोई Q चार्ज है और R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है। यहां पर ये R कैप है, दैट इज यूनिट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, जो क्या बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, ये E की वैल्यू यहां पर रख दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। E की वैल्यू यहां रख देंगे, तो d फाई E कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू ds। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमको निकालना है टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट कर देंगे, तो d फाई E, और यहां पर देखो Q, यहां पर देखिए कौन कौन सा, यहां पर क्या इंटीग्रेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू ds। d फाई E का हो जाएगा d फाई E, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्या क्या कांस्टेंट है? Q कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या बच जाएगा बताओ? सिर्फ ds बच जाएगा। अच्छा, ds का लाइन इंटीग्रल देखो, अगर ये स्फेरिकल शेप है, इसका अगर ds एरिया है, ds सरफेस एरिया, तो सबका एक स्क्वायर ले लो, एक फुटबॉल देख लो, फुटबॉल के ऊपर जो ब्लॉक बने होते हैं उसको ds ले लो, और सारे ds को आप कैलकुलेट करो, तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा? ये
सरफेस एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक स्पेरिकल शेप का जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां वैल्यू रख देंगे हम इसकी। तो देखो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बच गया फाई ई कितना बच गया बताओ। फाई ई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्रूव, ये हो गया प्रूव। हमने क्या लिया था इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज लिया और तो हमारा फ्लक्स कितना आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो तो गाउस ने आपको फ्लक्स निकाल दिया, कितना इजी तरीका बताया। आपके पास ये डायग्राम है और इसके अंदर अगर आपको क्यू चार्ज दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना है। हम देख के बता पा रहे हैं ना, तो ये इसका प्रूव हो जाएगा। इजी प्रूव है बिल्कुल। सिर्फ आपको एक स्मॉल फ्लक्स निकालना है डीएस सरफेस एरिया से पास होने वाला और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, पूरी सरफेस के लिए। और ये सिमेट्रिकल सरफेस है, इसी वजह से हमने क्या लिख लिया डीएस 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 को क्या लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से इसकी सरफेस की वो कैपिटल आर होगी। इस वजह से इसको हमने क्या नाम दिया है फॉर सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। मगर गाउस लॉ तो सबके लिए वैलिड है। अगर आप ये सिमेट्रिकल सरफेस नहीं भी लोगे तो भी आंसर आना चाहिए। तो एक प्रूफ हम इसका और देख लेते हैं, जो आप कंफर्टेबल हो एग्जाम में वो करके आ सकते हो, मगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए उसके लिए मैं आपको गाउस लॉ के ये दोनों डेरिवेशन बता रहा हूं, है ना, प्रूफ बता रहा हूं। अब हम करेंगे जो आर्बिट्रेरी शेप होती है, जो असिमेट्रिकल शेप होती है, उसको लेके हम गाउस लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है। ये कॉपी करो आप। अब देखो हम गाउस लॉ का एक और तरीके से प्रूव करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखो आपको जो ये क्लोज सरफेस जो दिख रही है ये आपके लिए क्लोज सरफेस हो जाएगी, क्लोज द सरफेस। और ये सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ये क्लोज सरफेस आपने लिए आर्बिट्रेरी कोई भी शेप ले ली, मतलब कोई रैंडम कोई भी शेप ले ली है और इसके अंदर क्यू चार्ज रखा गया है। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आएगा वो उसके अंदर रखे गए चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आना चाहिए। इसका मतलब ये प्रूफ इसके लिए भी होना चाहिए ना। तो हम एक आर्बिट्रेरी शेप कर लेंगे। देखो अब क्या है सिमेट्रिकल शेप नहीं, अगर इस यहां से अगर आप इस क्यू को देखोगे तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, हर की डिस्टेंस क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी सरफेस पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएस। क्या लेंगे, इस सरफेस पर हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डीएस। सपोज मैं यहां पर एक एलिमेंट लेता हूं डीएस, ठीक है। यहां पर एक एलिमेंट ले लिया आपने सपोज डीएस, ठीक है। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब देखिए अगर ये डीएस इस तरह से है, ठीक है। अब आपको अगर ये डीएस दिख रहा होगा तो इसका एरिया वेक्टर जो है, इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। ये इसका एरिया डीएस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये सरफेस है और इसका एरिया है तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। मगर अगर ये क्यू जो है, देखना ये क्यू अगर इस स्पेरिकल सरफेस, ये जो क्लोज सरफेस के सेंटर में नहीं है तो देखिए अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ रही है बताओ, ये आ रही है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो सरफेस है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, ये इस क्यू के साथ जो सॉलिड एंगल बना रही है उसको हम ले रहे हैं डी ओमेगा। कितना ले रहे हैं, डी ओमेगा। और अगर आपने 11th क्लास के अंदर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ा हो तो डी ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, ये जो सरफेस होता है डीएस, ये सरफेस डीएस और ये जो डिस्टेंस होती है आर, ये होता है डीएस अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल, डीएस अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अभी यहां पर जो आएगा उसको हम समझ लेते हैं। पहले मैं आपको इस सॉलिड एंगल के बारे में समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। देखो मैं दो स्मॉल एलिमेंट्स ले रहा हूं, ठीक है। ये दो मैंने क्या ले लिए, स्मॉल एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये इसका अगर एरिया वेक्टर है, सपोज ये ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा दैट इज डीएस, ठीक है। अब देखो अगर चार्ज जो है इस स्पेरिकल सरफेस के सेंटर में कहीं रखा गया, अगर यहां रखा गया तो देखिए इसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी और बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा दैट इज डी ओमेगा, वो ये हो जाएगा और ये डिस्टेंस आपकी आर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जो आपका जो ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये इस क्यू के साथ, क्यू कहां पर रखा गया है,
सेंटर पे रखा गया। इस स्फेरिकल ये जो क्लोज सरफेस होगी उसके सेंटर पे क्यों रखा गया है, तब आपका जो सॉलिड एंगल आएगा वो कितना आएगा, ये आपका ds सरफेस एरिया और इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर ये क्यू जो है, अगर ये क्लोज सरफेस के सेंटर में नहीं हो, जैसे कि यहां देखिए ये है और ये इसका एरिया वेक्टर है, अगर मैं चार्ज को यहां कहीं रख दूं, सेंटर पे नहीं रख के यहां रख दूं, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा और ये आपका ds हो जाएगा। तो ds और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, और ds का जो कंपोनेंट है E के साथ वो कितना हो जाएगा, अगर ये ds है और ये थीटा है, ये हो जाएगा ds cos थीटा। अब इससे बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा ये भी हो जाएगा d ओमेगा। अब इस वक्त d ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, d ओमेगा जो होगा दैट इज ds का वो कंपोनेंट जो E के साथ में है, इट मींस ds cos थीटा, और ये डिस्टेंस अगर r है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है, इसको हम क्यूब एंगल भी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती थी। इसको हम d ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर चार्ज है सेंटर में है तो ये फॉर्मूला, अगर चार्ज जो है वो सेंटर में नहीं है तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर आएगा। क्लियर है, तो ये आपका सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है। तो यहां पर d ओमेगा के लिए देखो, क्यू सेंटर में नहीं है ना, तभी तो E और ds के बीच में कुछ थीटा बन रहा है, तो आपका d ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, एक बात और, अच्छा सॉलिड एंगल मुझे बताओ, ये कंसेप्ट, अगर कोई स्फेरिकल, ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अराउंड जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितना बनता है, 4 पाई। कितना बनता है, 4 पाई। किसी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई। मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो ये चारों तरफ की जो वैल्यू होगी सॉलिड एंगल की वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई। ठीक है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो प्रूफ देखो, लेट अ चार्ज q inside a asymmetrical Gaussian surface S। आपने एक चार्ज Q रख दिया है असिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस S के अंदर। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। यही हमको कैलकुलेट करना है, क्लोज सरफेस से पास होने वाला। ठीक है, अभी देखिए, लेट अ स्मॉल एलिमेंट ds ऑन गॉसियन सरफेस। हम क्या करेंगे, हम एक ds एलिमेंट लेंगे गॉसियन सरफेस से, विच इज एट डिस्टेंस r, जो कितनी दूर है, r डिस्टेंस पर है। ठीक है, r डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले हम इस ds से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर हम टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ds सरफेस एरिया, ds सरफेस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज d phi e डॉट ds, और E और ds के बीच का एंगल कितना बताओ, cos थीटा। अब यहां पर थीटा अभी 0 नहीं है ना, पहले सिमेट्रिकल शेप था तो E और ds के बीच में एंगल थीटा 0 हो गया था, पर अभी थीटा 0 नहीं होगा, तो d phi e कितना आ गया, E ds cos थीटा। ये वैल्यूज निकालनी है और इसमें रखनी है। ये स्मॉल फ्लक्स आ गया। अब हम पहले E की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसको ds निकाल के यहां पर हम इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले E की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस, किसी क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना होगा बताओ, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये E की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन
इस इन इक्वेशन फर्स्ट ई की वैल्यू रख दो, तो डी फाई ई कितना आ गया बताओ, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। डी फाई ई को देखो, यहां पर देखो Q/4πε0 ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये एक सॉलिड एंगल होता है, इसको हम डी ओमेगा से लिख लेंगे। किससे लिख लेंगे? डी ओमेगा से। तो डी फाई ई कितना हो जाएगा, Q/4πε0 और ये हो जाएगा डी ओमेगा। क्लियर है? ये हो जाएगा डी ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास सेकंड। ये आ गया आपका स्मॉल फ्लक्स जो उस डीएस एलिमेंट से पास हो रहा है। टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर लेंगे? टोटल फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रेट इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेट कर देंगे तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा। इसमें जो कांस्टेंट है 4πε0 को बाहर निकाल लो और ये इंटीग्रेट हो जाएगा डी ओमेगा। और मैंने आपको बताया है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा जो होता है वो कितना होता है, 4π होता है। मतलब एक क्लोज सरफेस के अराउंड जो सॉलिड एंगल बनता है दैट इज 4π। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4π हो जाएगी ना। यहां देखो Q/4πε0 इंटू 4π, 4π से 4π कैंसल, 4π से 4π कैंसल हो जाएगा तो क्या बच गया, फाई ई बराबर क्या बच गया, Q/ε0। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव। देखो तो मैंने दोनों तरीके से आपको गाउस लॉ के प्रूव बता दिए हैं। ठीक है, एक मैंने आपको सिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी बता दिया है और मैंने आपको आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए भी बता दिया। ठीक है, तो इससे ये भी बात जो मैंने पहले बोली थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो गॉसियन सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता। तो एक बार हमने स्फेरिकल शेप ली थी तब भी फ्लक्स वही आ गया अगर अंदर क्यू चार्ज रखा गया था तो। और यहां मैंने एक आर्बिट्रेरी सरफेस ली है और अंदर क्यू चार्ज रखा है तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया है, Q/ε0। ठीक है, ये दोनों तरीके से मैंने आपको गाउस लॉ को प्रूव करके बता दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको गाउस लॉ का स्टेटमेंट बताया है, गाउस लॉ से रिलेटेड कुछ छोटे क्वेश्चंस बताए हैं जिससे गाउस लॉ का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने गाउस लॉ को प्रूव किया है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। और मैंने दोनों तरह से आपको प्रूव बताए हैं। मैंने आपको सिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी प्रूव बताया है और मैंने आपको असिमेट्रिकल सरफेस के लिए भी प्रूव बताया है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम गाउस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक क्लास न्यूमेरिकल की होगी और अगली क्लास से हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप लोग जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है ईमानदारी से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।